नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देवभूमि समाचार में रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक जारी है। आज कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। सभी कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक समेत कार्यकर्ता भी इस बैठक में शामिल हैं। सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत, गणेश जोशी समेत कई बड़े चेहरे इस बैठक में मौजूद हैं। कार्य समिति में राजनीतिक प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। कई ऐसे राजनीतिक प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर भी लगाई जाएगी। बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर तैयार होगी रूपरेखा। नगर निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर के भी इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। तो आज इस बैठक के दूसरा दिन है। प्रदेश कार्य समिति के बाद जिले और मंडलों की भी बैठक होनी तय मानी जा रही है। कार्य समिति भी आयोजित होगी। जिले और मंडलों में ये कार्य समिति की बैठक आयोजित होगी। तो आज ये दूसरा दिन है बीजेपी की कार्य समिति का बैठक का, और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में खुद मौजूद हैं। तो प्रदेश कार्य समिति के बाद जिले और मंडलों की कार्य समिति भी आयोजित की जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक का दूसरा दिन है। हल्द्वानी में ये बैठक हो रही है। आपको बता दें कि कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौजूद है और इसके साथ ही तमाम बड़े दिग्गज नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। सभी कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक समेत कार्यकर्ता भी बीजेपी कार्य समिति की इस बैठक में शामिल हैं। सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत, गणेश जोशी समेत कई बड़े चेहरे इस कार्य समिति की बैठक में शामिल हैं। तो आज कार्य समिति की बैठक का दूसरा दिन है और दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में मौजूद हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित चौधरी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अमित, आज भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति का ये दूसरा दिन है जो कि बैठक चल रही है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक को लेकर के क्या कुछ और खबर पर जानकारी है आपके पास? देखिए योगेश, आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति का दूसरा दिन है। कल यहाँ पर तमाम जो पदाधिकारी थे संगठन वो मौजूद रहे, खुद प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे और तमाम यहाँ पर करीब 20 बिंदु पर चर्चा की गई। संगठन को किस तरह मजबूत करना है, कैसे यहाँ पर आगे बढ़ना है, कैसे आगे 3 महीने का जो रोड मैप है वो तैयार किया गया था। और आज कहीं ना कहीं यहाँ पर जो काम किया गया है, यहाँ पर जो आज बैठक हुई है तो सुबह के मुखिया यहाँ पहुंच चुके हैं और अभी कार्य समिति की बैठक में यहाँ मौजूद हैं। उनके साथ यहाँ पर सांसद मौजूद हैं, अजय भट्ट यहाँ मौजूद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा मौजूद है। मतलब तमाम चेहरे की अगर बात की जाए तो बड़े चेहरे उत्तराखंड के भाजपा के वो यहाँ मौजूद हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर मंत्रणा की जा रही है आगामी 3 महीनों की। और जो अभी क्योंकि इसके बाद निकाय चुनाव आने हैं, लोकसभा चुनाव आने हैं, उसमें किस तरीके से भाजपा आगे जाए और जो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो 8 साल का जो कार्यकाल है, जो विकास योजना है वो जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए उसका ही रोडमैप तैयार किया जा रहा है। उसको लेकर के अभी बैठक जारी है और संभवतः ये बैठक 4 बजे तक चल रहेगी, जिसमें मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे। और पूरी तरीके से यहाँ भाजपा की बात की जाए तो आगामी समय के लिए जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं चर्चा की जा रही है। बिल्कुल अमित, आज जिस तरीके से बैठक का दूसरा दिन है, बैठक को लेकर के आखिर ये बैठक कब तक आज चलेगी और इसके साथ ही बैठक में वो कौन से अहम मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होगी और कौन से अहम रिजल्ट निकल करके सामने आ सकते हैं? मैं आपको बता दूं कि आज बैठक में सूबे के मुखिया मौजूद हैं और मंत्रिमंडल के यहाँ जो सदस्य हैं, जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं। सौरभ बहुगुणा की बात करें, यहाँ पर धन सिंह रावत की बात करें, रेखा आर्य की बात करें और यहाँ पर गणेश जोशी की बात करें, वो यहाँ मौजूद हैं। सांसद की बात की जाए तो यहाँ पर अजय भट्ट जो यहाँ पर जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री है वो यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पर जो क्योंकि कल प्रदर्शनी लगाई गई थी जिसका उद्घाटन सूबे के मुखिया ने किया था, उस प्रदर्शनी में जो 8 साल का कार्यकाल है नरेंद्र मोदी का, वो जिसमें जो विकास कार्य उनकी तरफ से किए गए उन सभी को यहाँ पर दर्शाया गया था। और आज का जो कार्यक्रम था उसमें बैठक में यहाँ पर जो सभी बड़े चेहरे हैं, मंत्रिमंडल के हों या पदाधिकारी हों संगठन के, वो मौजूद रहने वाले थे और वो सभी उस बैठक में मौजूद हैं। अभी मुख्यमंत्री उसमें हैं और एक प्रस्ताव कहीं ना कहीं पास होना, जिसमें धन्यवाद प्रस्ताव भी, क्योंकि उपचुनाव में 1% जीत से वो जीते हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए कि आगामी 3 महीने का क्या यहाँ एजेंडा रहने वाला है, जन जन तक यहाँ पर जो योजना है भाजपा की वो कैसे जो पहुंचेगी और उनका फायदा कहीं ना कहीं मिल पा रहा नहीं मिल पा रहा उन लोगों को, वो सभी चीजों की चर्चा की जा रही है। बैठक अभी लगातार जारी है जो शाम 4 बजे तक चलेगी और इन्हीं में आगे जो चुनाव होने हैं उस पर कहीं ना कहीं मंत्रणा की जानी है। और
भाजपा को कैसे और मजबूत किया जाए, कैसे और उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन अमित, यहाँ पर एक सवाल और उठता है। आपने कहा कि केंद्र के 8 सालों के कामकाज को जनता तक पहुंचाने को लेकर के भी इसमें रणनीति बनाई जाएगी, तो रणनीति वो क्या होगी कि किस तरीके से जनता के बीच में इन कामकाजों को पहुंचाया जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी की इस कार्य समिति बैठक में कोई बुकलेट भी जारी की जा सकती है क्या? हाँ जी बिल्कुल, आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर एक प्रस्ताव जारी होना है। और क्योंकि कल जब हमारी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि यहाँ जो 20 बिंदु हैं उन बिंदुओं पर कहीं ना कहीं चर्चा की गई है। उन बिंदुओं का मतलब यही उनका कहना था कि अभी तक जो यहाँ पर कार्य हुए हैं भाजपा की तरफ से, प्रदेश में जो कार्य हुए हैं और जो विकास कार्य कहीं ना कहीं यहाँ पर किए गए हैं भाजपा की तरफ से, वो जनता तक पहुंचा रहे हैं। और एक कहीं ना कहीं सदस्यता अभियान कहा जा सकता है कि आम जनता तक और कैसे पहुंचे, कैसे व्यापक बनाया जाए, उसको लेकर चर्चा होनी है। और एक रोड मैप कहीं ना कहीं तैयार होने की बात है। बुकलेट अभी जारी यहाँ पर क्योंकि स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी इसमें कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई है। लेकिन जो यहाँ पर जो मंत्रणा है और जो यहाँ पर कार्य होने हैं उसको लेकर के चर्चा की जानी है। और आगे जो यहाँ पर रोड मैप है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का, तमाम मंत्रियों का, सदस्यों का, वो जनता तक कैसे पहुंचे, वो कहीं ना कहीं उससे चर्चा होनी है, जिसको लेकर के बैठक अभी तक जारी है। अमित, एक आखिरी सवाल कि यहाँ पर जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि इस राज्य कार्य समिति की बैठक के बाद जिले और मंडल लेवल पर भी ये बैठक का आयोजन किया जाएगा, तो उस बैठक की क्या कुछ समय निर्धारित किया गया है? क्या कुछ तिथि अभी निर्धारित की गई है, या फिर बैठक के बाद इस बात की जानकारी दी जाएगी? देखिए योगेश, भाजपा की बात करें तो कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर अगर कहा जाए तो 4 चरण में ये बैठक होती है। पहले राष्ट्रीय यहाँ पर कार्यकारिणी की बैठक की जाती है, उसका प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक की जाती है, उसका जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक की जाती है, उसका मंडल की। तो अध्यक्ष जब यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात आती है, उसके बाद वहां से जो प्रस्ताव पास होते हैं वो प्रदेश में आते हैं। प्रदेश के बाद जो यहाँ से प्रस्ताव पारित किए जाते हैं वो सभी जिलों में यहाँ पर पहुंचाया जाता है, उसके बाद मंडल में। तो इसके बाद पता यहाँ पर जिला कार्य समिति की बैठक भी होनी, उसका समय अवधि कब होगी इसकी हालांकि अभी जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बैठक आगे चलेगी उसकी जानकारी मिलती रहेगी। और उसके बाद जो प्रस्ताव पास किए जाएंगे, जो यहाँ पर जनता तक पहुंचने की जो कार्रवाई की जाएगी, उससे कहीं ना कहीं आगे चर्चा हो रही है। फिलहाल अभी यहाँ पर इन सभी बातों पर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, जनता तक, आम जनता तक भाजपा की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचाया जाए और किस तरीके से जो योजनाएं चल रही हैं उनको जनता तक पहुंचाया जाए, बिल्कुल ये भाजपा की विशेष प्राथमिकता होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। रुक करेंगे अब बीजेपी प्रदेश कार्य समिति में शामिल होने। हल्द्वानी पहुंचे सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अपने 8 साल पूरे किए हैं। केंद्र सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी और इसके अलावा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बोर्ड परीक्षा में सफल हुए सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 साल पूरे हुए हैं और 8 साल में जो बेमिसाल कार्य हुए हैं, जो देश की जनता को समर्पित किया है, भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाया है, आत्मनिर्भर भारत बनाया, भारत शक्तिशाली भारत बना है, उस संबंध में चर्चा हुई है। बाकी हमारे आगामी कार्यक्रम हैं और पिछले जो हमारे जो सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं उन सभी पर चर्चा हुई। विस्तार से कल कार्य समिति में कुछ राजनीतिक प्रस्ताव वो पास होंगे। बाकी जो भी काम और जो हमारे नए बच्चे जिन्होंने इस बार सिविल सर्विसेज में अपनी सफलता प्राप्त की है, उन सभी को हम लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं। 10वीं 12वीं के जो छात्र हैं जिनके रिजल्ट आ रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं। इसी प्रकार से जो हमारे प्रस्ताव आने हैं, राजनीतिक प्रस्ताव उस पर हमने विस्तृत चर्चा की है। परंपरा भी यही रही है कि पदाधिकारी चर्चा होकर उसको हम फाइनल करते हैं। इसी प्रकार जो 8 साल मोदी सरकार को हो गए, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा करके कि उसमें आगे आने वाले कार्यक्रम की किस प्रकार तैयारी करनी है, ये भी हम लोगों ने चर्चा का विषय रखा है, ताकि और कार्यकर्ताओं का और पदाधिकारियों का आचार व्यवहार कैसा रहे, इस पर भी चर्चा। उत्तराखंड में गहराया बिजली संकट। बिजली आपूर्ति के लिए अब यूपीसीएल के पसीने छूट रहे हैं, तो भीषण गर्मी के बीच अब उत्तराखंड वासियों को कहीं न कहीं बिजली का संकट झेलना पड़ रहा है। ये बड़ी खबर है। बढ़ते तापमान से प्रदेश में 52.89 बिलियन यूनिट बिजली की खपत पहुंची है। यूपीसीएल के पास उपलब्ध है 46.5 मिलियन यूनिट बिजली।
6.11 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति की कोशिश में यूपीसीएल लगातार जारी है और पहली बार पार हुआ है 52 मिलियन यूनिट बिजली की खपत का आंकड़ा। तो भीषण गर्मी के बीच अब यूपीसीएल के पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से बिजली का संकट गहराता नजर आ रहा है उत्तराखंड में, ऐसे में ये बड़ी चुनौती है यूपीसीएल के सामने कि किस तरीके से बिजली की आपूर्ति को पूरी किया जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, जिस तरीके से अब यूपीसीएल के सामने ये बड़ी चुनौती है कि उत्तराखंड वासियों को वो बिजली की आपूर्ति समय पूर्वक और पूरी तरीके से कैसे उपलब्ध करा पाए। बिल्कुल, यूपीसीएल के सामने यही एक सबसे बड़ी चुनौती इस समय ये है कि राज्यवासियों को कैसे ये कह सकते हैं निर्बाध जो विद्युत आपूर्ति है वो यहाँ पर दी जा सके, बिना कटौती के कैसे राज्यवासियों को बिजली यहाँ पर दी जा सकती है 24 घंटे की, और कैसे जो दूसरे जो परेशानियां उन परेशानियों से कैसे बचा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो संकट यूपीसीएल के सामने यही है कि जो राज्य विभाग और राज्य के पास जो उपलब्ध संसाधन है उन उपलब्ध संसाधनों के चलते कह सकते हैं कि लगभग 47 बिलियन यूनिट बिजली ही राज्य के पास प्रतिदिन यहाँ पर उपलब्ध हो पा रही है। जबकि जो अगर डिमांड की अगर हम बात करते हैं, जो मांग है पूरे राज्य में, इस पूरे राज्य सापेक्ष लगभग 53 मिलियन यूनिट बिजली की जरूरत इस समय उत्तराखंड राज्य को यहाँ पर बिजली की है। लेकिन ये कह सकते हैं कि लगभग 7 मिलियन यूनिट बिजली की आवश्यकता है, जिसे पूरा करने के लिए विभाग के पसीने यहाँ पर छूट रहे हैं। जो कह सकते हैं कि रियल मार्केट जो एक्सचेंज है वहां से बिजली खरीदने का काम विभाग की तरफ से किया जा रहा है। जो रियल मार्केट है उससे अलग से दूसरे राज्यों से जो बिजली खरीदी जा सकती है उन सब चीज़ों को लेकर लगातार बातचीत यहाँ पर की जा रही है। लेकिन लगातार जो तापमान बढ़ रहा है उस बढ़ते हुए तापमान के बीच में विभाग अभी भी ये कह सकते हैं कि निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति नहीं करा पा रहा है। बिल्कुल अभय, 7 मिलियन की बिजली की आपूर्ति जो कराना है ये यूपीसीएल के सामने बड़ी चुनौती है। ऐसे में ऊर्जा मंत्रालय आखिर करता क्या है? ये कोई पहली बार तो ऐसी गर्मी का माहौल आया नहीं, हर बरस आता है गर्मी, और जब गर्मी आती है तो जाहिर तौर पर ये संभावनाएं हमेशा होती हैं कि बिजली की खपत ज्यादा होगी। तो क्या ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से अब तक कोई इस तरीके का बयान दिया गया कि उसकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई थी पहले से, या फिर शांत बैठा हुआ था? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि विभाग और ये कह सकते हैं अपने स्तर पर उन सब चीज़ों को लेकर काम यहाँ पर कर रहा था। लेकिन ऐसा पहली बार यहाँ पर हुआ, यानी राज्य बनने के बाद पहली बार ऐसा अवसर आया कि जो विद्युत आपूर्ति की जो मांग थी वो 50 मिलियन यूनिट बिजली से ज़्यादा की यहाँ पर बढ़ी है। अभी तक ये कह सकते हैं कि लगभग 50 के करीब मिलियन यूनिट बिजली की आवश्यकता राज्य को यहाँ पर दिख रही थी। लेकिन जिस प्रकार से इस बार बढ़ा हुआ तापमान यहाँ पर आया है उसके चलते ये कह सकते हैं कि विभाग की जो मुश्किलें हैं वो लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। कोशिश यही की जा रही है कि जो रियल मार्केट या एक्सचेंज जो है उन सब चीज़ों से बिजली की आपूर्ति यहाँ पर खरीदी जा सके, और जो विद्युत की जो ये कह सकते हैं कि जो ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से बिजली यहाँ पर सभलाई करने के लिए किया जा रहा है। विभाग की तरफ से लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं कि किस तरीके से राज्य में बिजली की आपूर्ति की जाए। अभय, आप हमारे साथ बने रहिए, आपका रुख करेंगे और इस वक्त बड़ी खबर का रुख करेंगे देहरादून से, जहां पर बढ़ते तापमान के साथ फिर एक बार जंगलों की आग बढ़ने लगी है। एक सप्ताह में वनाग्नि की 65 से अधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं। तो एक बड़ी घटना है, आपको बता दें कि वनाग्नि की घटनाएं एक बार फिर से उत्तराखंड में बढ़ने लगी हैं। एक सप्ताह में वनाग्नि की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिली है, 65 से अधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं और पिछले 24 घंटे में 21 वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं और जिनको ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि 24 घंटे में वनाग्नि की घटनाओं से 30.26 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ है। तो ये बड़ी घटना, आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 21 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई हैं। वनाग्नि की घटनाएं एक बार फिर से उत्तराखंड में लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। 24 घंटे में वनाग्नि की घटनाओं से 30.26 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ है। और इस खबर पर भी हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, जिस तरीके से वनाग्नि की घटनाएं एक बार फिर से बढ़ने लगी हैं उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, सबसे बड़ी वजह क्या मानी जा रही है?
बिल्कुल, जो वनाग्नि की जो घटनाएं लगातार यहाँ पर बढ़ रही है उसके पीछे की वजह बढ़ता हुआ तापमान यहाँ पर जाहिर किया गया है। बढ़ते हुए तापमान के चलते ये कह सकते हैं कि जो जंगल वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर वनाग्नि की घटनाएं यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में अगर इसी तरीके से तापमान बढ़ता रहा तो फिर वन विभाग की जो मुश्किलें हैं वो आने वाले दिनों में और यहाँ पर बढ़ सकती है। ये कह सकते हैं कि जो पिछला माह, जो मई का माह जो गुजरा है, उसके आखिरी सप्ताह में विभाग को बड़ी राहत यहाँ पर मिल पाई थी। लगभग कह सकते हैं कि सिर्फ चुनिंदा घटनाएं यहाँ पर वनाग्नि की दर्ज हो पाई थी, उसमें ज्यादा घटनाएं दर्ज नहीं हो पाई थी, ना वनों को कोई नुकसान यहाँ पर हुआ था। लेकिन पिछले एक सप्ताह के भीतर ये कह सकते हैं कि 60 से ज्यादा वनाग्नि की घटनाएं यहाँ पर दर्ज हो चुकी है। कई ऐसे मामले हैं जिसमें ये कह सकते हैं कि नुकसान भी विभाग को बड़ा यहाँ पर उठाना पड़ा है। और अभी ये कह सकते हैं कि पिछले 24 घंटे के भीतर 21 नए वनाग्नि के मामले यहाँ पर दर्ज किए गए, जिसमें 3 मामले गढ़वाल मंडल रीजन के हैं और 17 मामले कुमाऊं मंडल रीजन के हैं। एक मामला आरक्षित फॉरेस्ट वाला जो रिजर्व का जो एरिया है वहाँ पर है। विभाग को लगभग 30 हेक्टेयर का जो नुकसान है इस आग के चलते जंगलों को यहाँ पर हुआ है। लगभग 1 लाख का नुकसान वन संपदा जो जल के जो राख हुई है, विभाग को उसका नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा है। और इसी तरीके से अगर तापमान लगातार बढ़ता है, क्योंकि वन विभाग के पास में कह सकते हैं कि संसाधन, सीमित संसाधन यहाँ पर है। हर बार एक्शन प्लान यहाँ पर तैयार जरूर होता है लेकिन धरातल पर उसका इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है। कर्मचारियों की कमी विभाग के पास यहाँ पर देखने को मिल रही है। कहीं आपने अभी बताया कि कार्य योजनाएं तैयार करता है वन विभाग, लेकिन वो धरातल पर उतर नहीं पाती हैं। इस बार का अगर जिक्र करें तो वन विभाग की तरफ से क्या कुछ योजनाएं बनाई गई हैं, पुख्ता इंतजाम क्या कुछ किए गए हैं कि अगर ऐसी घटनाएं होती हैं, कहीं से ऐसी घटनाओं की खबर सामने आती है तो उस पर नियंत्रण पाया जा सके? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि पहली बार प्रदेश के भीतर वन विभाग इस बार उन सब चीजों को लेकर सकारात्मक भूमिका में काम करता हुआ नजर यहाँ पर दिखा है। ग्राम स्तर पर जो समितियां थी उन समितियों को एक्टिव करने का काम वन विभाग की तरफ से किया गया है। ऐसा पहली बार यहाँ पर हुआ है कि फॉरेस्ट ने इस बार आग बुझाने के लिए राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन तीनों से यहाँ पर मदद मांगी है और तीनों ने यहाँ पर सहयोग अपना अपना दिया है। तब जाकर ये कह सकते हैं कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार जो वनाग्नि की जो घटनाएं थी वो उतनी देखने को नहीं मिल पाई थी। लेकिन अभी भी ये कह सकते हैं कि 3000 के करीब वनाग्नि की घटनाएं इस फायर सीजन में यहाँ पर अभी तक दर्ज हो चुकी है। 2000 हेक्टेयर से ज्यादा का जो जंगल है वो इस वनाग्नि की घटनाओं से यहाँ पर प्रभावित हो चुका है। विभाग का अगर आंकड़ा करें तो 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान विभाग को अभी तक इन वनाग्नि की घटनाओं में यहाँ पर हो चुका है। और ये वो आंकड़े हैं जो विभाग को सचेत करने के लिए काफी है कि विभाग अगर समय रहते अब भी नहीं चेतता है, कोई नहीं तो आने वाले समय में और भी विभाग को नुकसान उठाना पड़ सकता है और वनाग्नि की घटनाएं और भी बढ़ सकती हैं, इसलिए कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए वैभव। रुक करेंगे अब हरिद्वार का, जहां से खानपुर विधानसभा से बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने एक बार फिर विधायक उमेश कुमार के खिलाफ जुबानी हमला बोला है और इस जुबानी हमले में उन्होंने उमेश कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच कराने की मांग की है। पूर्व विधायक ने कहा है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ भीतरघात करने वाले नेताओं के बारे में पार्टी के सामने अपनी बात रखी है, जिस पर पार्टी को संज्ञान लेना है। इस बारे में खानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के साथ हमारे संवाददाता अभय कैतुरा ने खास बातचीत की। उत्तराखंड की राजनीति में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को कौन नहीं जानता है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वयं मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से अब चुनाव के बाद की उनकी जो इस समय समाज सेवा चल रही है, क्या कुछ उसमें खास है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड की राजनीति में वो जिन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं उसमें इस बार कई ऐसी चीज़ें जुड़ रही हैं जिनको लेकर अब ये कह सकते हैं कि राजनीति बड़ी दूसरी दिशा में जाती हुई दिख रही है। सर, चैंपियन साहब आपका स्वागत है। सबसे बड़ी बात यह है कि चैंपियन साहब को जिस अंदाज में लोग जानते थे कि बेबाक राय अपनी रखते थे, खासतौर पर विकास के लिए समर्पित होते थे, लेकिन इस बार चुनावी परिणाम थोड़े विपरीत आए, लेकिन फिर भी सर आप किस प्रकार से जनता के बीच में जुड़े हुए हैं? देखिए साहब, चुनाव परिणाम से फर्क नहीं पड़ता, मुख्य है मनुष्य का कर्म कि आप कर्म क्या कर रहे हैं। विगत 20 वर्षों में जैसे आपने कहा, लगातार 7 चुनाव मैंने जीते हैं, 4 विधायक के, 3 जिला पंचायत के, जो अपने में कीर्तिमान है उस क्षेत्र में। कोई 2 चुनाव से ज्यादा उस क्षेत्र से नहीं जीत पाया आज तक। इस चुनाव में क्या रहा देखिए, मैं जनता की गलती बिल्कुल नहीं मानूंगा। कमी हुई होगी तो कोई हमारी कमी है, हमारी जनता की कोई कमी नहीं है। पहला वजह थी हार की, 3 कारण मैं स्पष्ट करूंगा कि इस बार जिला हरिद्वार में पंचायत चुनाव नहीं हो पाए। पंचायत चुनाव का अर्थ है ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत। अगर वो हो जाते तो एक ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन हो जाता, हर गांव में 2 पार्टियां बनती, कम से कम 8-9 हजार वोट हमारा उसमें बढ़ जाता। जो हमारे चुनाव लड़ने के इच्छुक थे कार्यकर्ता, उन्होंने खुलकर काम नहीं किया कि हम विधायक के चुनाव में बुराई नहीं लेंगे, हमें पंचायत चुनाव लड़ना है। दूसरा कारण बड़ा आश्चर्यजनक था
भारतीय जनता पार्टी का भीतराघात। आज तक 40 साल राजनीति में हो गए मुझे, कभी मैंने भाजपा के अंदर भीतराघात नहीं देखा था। पहली बार मैंने भीतराघात देखा, उसका नुकसान हुआ। तीसरी वजह थी मेरे पैर में एंकल के 3 में से 2 लिगामेंट्स टूट गए थे और मैं चुनाव में नहीं आ सका। 3 महीना मुझे बेड रेस्ट पर रहना पड़ा। तो इन कारणों से हम पराजय का सामना कर पाए, लेकिन पराजय कोई बात नहीं है, तो चुनाव है, हार जीत होती रहती है, हम तो स्पोर्ट्समैन हैं। विधायक को लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आपकी सरकार है और सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है? सरकार हमारी बहुत अच्छी है देखिए, और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से 93% एब्सोल्यूट मत प्राप्त करके एक प्रचंड जीत हासिल की है, मैं बहुत बहुत आभार सम्मानित चंपावत विधानसभा की जनता को देना चाहूंगा, उस महान जनता को प्रणाम करूंगा। हम भी चुनाव में रहे 6 दिन, बहुत सम्मान मिला, बहुत प्यार मिला, और हमारी जो सरकार है वास्तव में जीरो टॉलरेंस जो आपने कहा उस पर अडिग है। अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, अब ये जो विधायक चुने गए उमेश, इन्होंने जाते ही चीनी मिल के दबाव बनाना चाहा, एक ग्लास फैक्ट्री उस पर दबाव बनाना चाहा, जो डिग्री कॉलेज, कन्या डिग्री कॉलेज मैंने स्वीकृत करा के बिल्डिंग बनानी शुरू की थी, उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू करा। इतनी छोटी सोच है, हर जगह भ्रष्टाचार करके पैसा खाने की सोच रख रहे हैं। अगर ये इस तरह का कारनामा करते हैं, हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। दूसरी बात, इनके द्वारा अपराधियों को संरक्षण देके पश्चिम उत्तर प्रदेश के खूंखार दुर्दांत अपराधियों को बुलाया जा रहा है और हरिद्वार में उनको शरण दी जा रही है। ये इस शांत और जो शांति प्रिय जनता उत्तराखंड की है, यहाँ की शांति को खत्म करना चाहते हैं। यहाँ को गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर या बिहार इसको बनाना चाह रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और इनकी कुचेष्टा को सफल नहीं होने देंगे। इन्होंने अभी 3 खूंखार अपराधी बुलाए हैं। एक को बहराइच की जेल से उम्र कैद की सजा हटवा करके बुलाया, 2 को ग्रेटर नोएडा से इन्होंने अपराधियों को, शूटर्स को बुलाया हुआ है। इनकी मंशा क्या है? क्यों ये उत्तराखंड को की शांति को खत्म करना चाहते हैं? ये सवाल किया जाएगा और जो बदमाश आए हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा और हम कहेंगे कि उमेश से भी पूछताछ हो कि क्यों आपराधिक आचरण ये अपना रहे हैं, इनका क्या प्लान है, क्या ये करना नियोजन चाह रहे हैं, और उस नियोजन पे विराम लगे तत्काल सरकार सख्ताई से काम करे। ये थे पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जो राज्य मंत्री भी रहे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार और जीरो टॉलरेंस की सरकार में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो जनप्रतिनिधि वर्तमान में क्यों ना चुना गया हो। ऐसे में मांग ये की जा सकती है कि सरकार जल्द ही एक्शन ले और इस तरह के जो अपराध होने वाले उन पर लगाम लग सके। कैमरामैन नासुनियाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तराखंड आईटीडीए विभाग के तहत देश की सेना को ड्रोन तकनीकी में निपुण बनाने के लिए विशेष ट्रेनिंग अभियान चलाया जा रहा है। यह ट्रेनिंग अभियान बेहद गोपनीय और खास तरह के ट्रेनिंग अभियान है। उत्तराखंड एपीडीए अपने ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर के तहत अब तक 1163 लोगों को प्रशिक्षण दे चुका है। इस अभियान के तहत बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ के अलावा राज्यों की पुलिस को भी ड्रोन प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस शामिल है। उत्तराखंड आईटीडीए के निदेशक अमित सिन्हा ने बताया कि उसे ट्रेनिंग अभियान के तहत न केवल ड्रोन ऑपरेशन बल्कि सीमा के करीब आने वाले अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के एग्जामिनेशन को लेकर के भी प्रशिक्षण दिया गया, और यानी कि देश की सीमाओं पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाए। इस तरह से तकनीकी सैनिकों को लैस किया जा रहा है। फ्यूचर का वॉरफेयर भी है। अगर आप मुझसे पूछिए तो भविष्य में मैन को रिप्लेस करेगा ड्रोन। एक रोबोटिक्स के फील्ड में जिस तरह का है फ्यूचर में, मतलब ड्रोन है क्या? ड्रोन एक तरह से समझिए कि एक कंप्यूटर है जो कि रिमोटली कंट्रोल्ड है। अब उस कंप्यूटर पे आप व्यक्ति लगा दीजिए, उस कंप्यूटर पे आप उसको कृषि में लगा दीजिए, उस कंप्यूटर को आप बंदूक लगा दीजिए उसमें। ये तो मतलब ड्रोन तो सभी जगह काम कर सकता है। तो ये एक फ्यूचर है जिसमें कि हमें हर तरह से इससे बचने के लिए इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें बचना नहीं चाहिए, इससे हमें भागना नहीं है, इसको सीखना है, क्योंकि इसका हमें सदुपयोग करना है और जो दुरुपयोग कर रहे हैं उनको पकड़ना है। तो इसके दोनों चीज़ों के लिए हमें इसको सीखना आवश्यक है। ड्रोन राज्य का स्वास्थ्य विभाग डेंगू को लेकर भले ही गंभीर न हो, लेकिन शहरी विकास विभाग की ओर से डेंगू की रोकथाम को लेकर अभी से ही जन जागरूकता अभियान और फॉगिंग की विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। शहरी विकास मंत्री ने सभी निकाय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समय रहते ही दवाओं की खरीद कर लें और जिससे लगातार फॉगिंग की व्यवस्था क्षेत्र में हो सके और डेंगू का लार्वा पनपने से पहले ही समाप्त किया जा सके। 11 शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि 3 साल में डेंगू विकराल रूप लेता है, लिहाजा इस बार डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो सकता है। हमने कहा ना, उसके छिड़काव के लिए दवा इफेक्टिव हो, दवा
क्या मानक जो है उसको पूरी तरह से उसका ये लोग हम लोग जो भी हमारे संबंधित निकाय हैं उसका जो मापदंड है उसको पूरा करें और छिड़काव प्रॉपर करें और जन जागरूकता अभियान उसका अभी से चलाएं, क्योंकि मोटे तौर पे क्या होता है जब मानसून आता है और इसमें साफ पानी पे ये पनपता है और यदि हम साफ पानी जमा नहीं होने देंगे उसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाएंगे तो मुझे लगता है इस पे भी हम जो चुनौती है उसको हम जो हमारे सामने आएगा। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।